अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम विलियम फॉकनर के नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने लगे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी इज सफिशिएंट फॉर द मॉडर्न नॉवल ऑफ विलियम फॉकनर। हाउ द टाइटल रेफर्स टू द नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी और द क्वेश्चन कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्राइब द टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी। क्वेश्चन के आंसर में सिंपली हम नॉवल की टाइटल सिग्निफिकेंस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, जिसे हम ऑलरेडी इस नॉवल के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिटेल से कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम कॉम्सन फैमिली की ट्रेजेडी और उनके डाउनफॉल को भी इसी क्वेश्चन के आंसर में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा नॉवल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सेपरेट क्वेश्चन में कवर करने के लिए भी मटेरियल अवेलेबल है। द सेकंड क्वेश्चन इज विच मैसेज विलियम फॉकनर हैज प्रेजेंटेड थ्रू हिज नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी और व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी एंड द क्वेश्चन कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट आर द रिकरेंट मोटिव्स ऑफ विलियम फॉकनर मॉडर्न नॉवल। क्वेश्चन के आंसर में सिंपली हम इस नॉवल के मेजर थीम्स को कवर करेंगे। द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम ऑफ दिस नॉवल इज द डिक्लाइन और एंड ऑफ ओल्ड साउथ एंड इट्स वैल्यूज। नॉवल के अंदर अमेरिका में ओल्ड साउथ और उसकी वैल्यूज के डिक्लाइन और एंड को पोर्ट्रे किया जाता है। डिक्लाइन ऑफ ओल्ड साउथ एंड इट्स वैल्यूज नॉवल का सेंट्रल थीम है। नॉवल में कॉम्सन फैमिली अमेरिका की साउदर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और जिस तरह नॉर्दर्न स्टेट का स्लेवरी को एबॉलिश करने पर साउदर्न स्टेट का डाउनफॉल आ जाता है, उसी तरह कॉम्सन फैमिली का डाउनफॉल भी इस नॉवल में दिखाया जाता है। जब रॉस्कस को यह पता चलता है कि बेंजी का नाम मोरी से बेंजी में चेंज कर दिया गया है और कैडी का नाम लेना कॉम्सन फैमिली में अलाउ नहीं है, तो वो अपनी वाइफ डिल्सी से ये कहता है दे एंट नो लक ऑन दिस प्लेस, यानी कि सारी कॉम्सन फैमिली का इस जगह पर कोई भी लक नहीं चलता। जब डिल्सी को यह पता चलता है कि मिस ग्विंटिन कॉम्सन हाउस से भाग चुकी है, तो वो ये कहती है आई सीड द बिगनिंग एंड नाउ आई सीज द एंडिंग, यानी कि मैंने इस कॉम्सन फैमिली के शानदार आगाज को भी देखा था और अब मैं इस फैमिली के तबाह कर देने वाले इख्तिताम को भी देख रही हूँ। द सेकंड मेजर थीम फ्रॉम दिस नॉवल इज द रोल ऑफ पास्ट, टाइम एंड मेमोरी। नॉवल की नरेशन में टाइम, पास्ट और मेमोरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलियम फॉकनर टाइम को रैपिडली पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से पास्ट में शिफ्ट करने के लिए इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक्स लाइक फ्लैशबैक और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं। बेंजी, क्विंटिन और जेसन के सेक्शन में उनकी पास्ट की मेमोरीज उनकी सफरिंग की वजह बनती हैं। क्विंटिन अपनी सिस्टर कैडी को ही अपनी मदर कंसीडर करता है, मगर फिर भी उसे अपनी हकीकी माँ की बहुत ज्यादा याद आती है। वो अपनी मदर कैरोलिन कॉम्सन को याद करते हुए ये कहता है इफ आई वुड जस्ट हैड अ मदर सो आई कुड से मदर मदर, यानी कि कैरोलिन कॉम्सन अगर हकीकी तौर पर मेरी माँ का किरदार अदा करती तो मैं भी उसे माँ पुकार पाता। क्विंटिन को अपने फादर जेसन कॉम्सन की भी बात याद आ जाती है जब वो उसे रिस्ट वॉच गिफ्ट के तौर पर देता है। ही सेज आई गिव इट टू यू that you might forget time now and then for a moment, यानी कि रिस्ट वॉच मैंने तुम्हें गिफ्ट के तौर पर इस वजह से दी है ताकि तुम टाइम की वैल्यू को पहचान सको और अगर तुम वक्त का ख्याल ना रख पाओ तो एक ही लम्हे में इस घड़ी से वक्त को देख पाओ। द थर्ड मेजर थीम फ्रॉम द नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी इज फैमिली रिलेशनशिप्स। विलियम फॉकनर का लिखा गया नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी एक ऐसा नॉवल है जो कि कॉम्सन फैमिली के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है। नॉवल की बिगनिंग में फर्स्ट सेक्शन को बेंजी नरेट करता है जिसमें वो अपनी ग्रैंड मदर डेमोडी की डेथ को याद करता है जब कैडी अपने एल्डर्स की स्पाई बन जाती है, जबकि बेंजी ये कहता है वी वॉइड द मडी बॉटम ऑफ हर ड्रॉर्स, यानी कि मैंने क्विंटिन और जेसन ने नीचे खड़े होकर कैडी के डर्टी अंडर क्लोथ्स को देख लिया था। बेंजी पर्सनली कैडी को अपनी मदर के रोल में बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसकी तारीफ भी करता है और उसका ये कहना है कि कैडी की प्रेजेंस उसके लिए एक शेडो का रोल प्ले करती है और वो ये कहता है कैडी स्मेल्ड लाइक ट्रीज एंड लाइक व्हेन शी सेज वी वर अस्लीप। कैडी को आर्टिफिशियल परफ्यूम्स की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसे नेचुरली दरख्तों की खुशबू आती है। कैरोलिन कॉम्सन ये रियलाइज करवाने की कोशिश करती है कि वही उनकी रियल मदर है और वो ये कहती है आई एम अ लेडी यू माइट नॉट बिलीव दैट फ्रॉम माई ऑफस्प्रिंग बट आई एम, यानी कि मैं एक खातून हूँ और तुम सब लोग इस बात पर यकीन नहीं करोगे कि तुम सब मेरे ही बच्चे हो, मगर ये सच है। जब कॉम्सन फैमिली को बेंजी की मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में पता चलता है तो वो उसके नाम को मोरी से चेंज करके बेंजी रख देते हैं। तो फिर बेंजी की एल्डर सिस्टर कैडी उसकी मदर का रोल प्ले करते हुए बेंजी से ये कहती है यू आर नॉट अ पुअर बेबी आर यू यू हैव गॉट योर कैडी। वो बेंजी को तसल्ली देते हुए ये कहती है कि जो भी हालात होंगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम बेबस, बेचारे, लाचार और बेयारो मददगार नहीं हो, तुम्हें अपनी बड़ी सिस्टर कैडी मिल चुकी है। कैरोलिन बेस्कॉम कॉम्सन बहुत ज्यादा बीमार रहती है और वो अपने मिडल सन जेसन से ये कहती है आई नो आई एम जस्ट अ ट्रबल एंड अ बर्डन टू यू
मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक मुसीबत और बोझ हूँ। द नेक्स्ट मेजर थीम दैट कैन बी टेकन फ्रॉम दिस नॉवल इज लस्ट एंड इंसेस्ट। जेसन को थ्रू आउट इस नॉवल में एक लस्टी और ग्रीडी पर्सन के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है। नॉवल में जेसन अपनी ही मदर कैरोलिन कॉम्सन और अपनी नीस मिस क्विंटीन को धोखा देता है। जेसन अपने सेक्शन के स्टार्ट में ये कहता है, वंस अ बिच ऑलवेज अ बिच व्हाट आई से। जो पैसे कैडी जेसन को अपनी डॉटर मिस क्विंटीन की परवरिश के लिए भेजती थी वो उन्हें अपने पास ही रख लेता है। जेसन सेज, सो आई काउंटेड द मनी अगेन दैट नाइट एंड आई डिडंट फील सो बैड। यानी कि मैंने उस रात उन पैसों को दोबारा गिना था और मुझे उन पैसों को अपने पास रखते हुए ज्यादा कुछ बुरा नहीं लगा था। मिस क्विंटीन मैनर्स में बिल्कुल अपने अंकल जेसन की तरह होती है और जब जेसन उसे पुश करता है तो वो ये कहती है, आई डोंट केयर, शी सेज, आई एम बैड एंड आई एम गोइंग टू हेल एंड आई डोंट केयर। मुझे किसी का भी कोई एहसास नहीं है और मैं ये जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ और मैं जहन्नुम में जाने वाली हूँ और मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। कैडी और क्विंटीन के रिलेशनशिप से इंसेस्ट को हाईलाइट किया गया है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जब क्विंटीन को ये पता चलता है कि कैडी एक नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है तो वो ये कहता है, फादर एंड आई प्रोटेक्ट वुमन फ्रॉम वन एंड अदर फ्रॉम देमसेल्व्स आवर वुमन। यानी कि मैंने और मेरे फादर जेसन कॉम्सन ने अपने घर की औरतों की इज्जत को एक दूसरे से महफूज रखा और अब मैं अपनी सिस्टर कैडी को गलत काम करने से रोक नहीं पाया जिसकी वजह से मुझे सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए। क्विंटीन कैडी को ये सजेशन देता है कि उन्हें अपने फादर के सामने ये एडमिट कर लेना चाहिए कि उन्होंने इंसेस्ट कमिट किया है और इसके बाद उन दोनों को इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द थीम ऑफ आइसोलेशन एंड एलियनेशन जो कि मॉडर्न वर्क्स का प्रोमिनेंट थीम है और मॉडर्न लिटरेचर में हार्डली ही कोई ऐसा वर्क होगा जिसमें इन थीम्स को हाईलाइट ना किया जाए क्योंकि एलियनेशन और आइसोलेशन मॉडर्न वर्ल्ड का एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है। इस नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी के भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को एलियनेशन और आइसोलेशन को फेस करना पड़ता है। कैडी को भी आइसोलेशन को फेस करना पड़ता है क्योंकि जेसन उसकी डॉटर मिस क्विंटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेता है जबकि उसका हस्बैंड हर्बर्ट हेड भी उसे डिवोर्स दे देता है और उसकी मदर कैरोलिन कॉम्सन भी उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। बेंजी को भी एलियनेशन को फेस करना पड़ता है क्योंकि उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करता और उसकी कॉम्सन फैमिली के सारे मेंबर्स उसे अपने लिए एम्बेरसमेंट का एक सोर्स कंसीडर करते हैं। क्विंटीन को भी आइसोलेशन फेस करना पड़ती है क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता है और वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। विलियम फॉकनर नॉवल के लास्ट सेक्शन में एक नरेटर का रोल प्ले करते हुए ये कहता है कि कॉम्सन फैमिली की रिसरेक्शन इम्पॉसिबल है। द ब्रोकन फ्लावर ड्रूप्ड ओवर बेन्स फिस्ट एंड हिज आईज वर एम्प्टी एंड ब्लू एंड सीरीन अगेन। द लास्ट मेजर थीम दैट इज हाईलाइटेड इन दिस नॉवल इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड क्लास डिफरेंस। नॉवल में डिल्सी, डॉस्कस, टीपी और लस्टर के कैरेक्टर के थ्रू विलियम फॉकनर ने साउदर्न अमेरिकन स्टेट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया है। विलियम फॉकनर ये भी बताने की कोशिश करता है कि साउदर्न अमेरिकन स्टेट में अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को किस तरह इनजस्टिस को फेस करना पड़ता है। व्हाइट अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन के दरमियान जिम क्रॉस लॉ की वजह से रेशियल सेग्रीगेशन को क्रिएट किया जाता है। ये कैरेक्टर्स कॉम्सन फैमिली में स्लेव्स और ब्लैक सर्वेंट्स का रोल प्ले करते हैं मगर इन सारे कैरेक्टर्स को इस फैमिली में कोई भी वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इस नॉवल में से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टाइटल सिग्निफिकेंस या फिर मेजर थीम्स में से क्वेश्चन आता है और अगर इनकेस इस नॉवल के किसी भी कैरेक्टर पर डिटेल नोट आ जाए तो आप नॉवल की कैरेक्टर एनालिसिस और डिटेल समरी से उसे कवर कर सकते हैं। आज हमने विलियम फॉकनर के नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कोट्स को कवर कर लिया है। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट सम अदर लिटरेरी वर्क। So that's all for today. Thank you so much for watching this video. I hope आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। The link is also pinned in the comment section. So please चेक इट आउट। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज।